साथियों नमस्कार। आज हमारे एक वरिष्ठ मित्र और हमारे सीनियर डॉक्टर एम.एच. इदरीसी कानपुर से, उन्होंने हमको एक वीडियो फॉरवर्ड किया जिसमें एक डॉक्टर असलम जी हैं जिन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो पर इस बात को कहा और उन्होंने मैटी की किताबों का उदाहरण देते हुए उसकी स्लाइड्स को अंडरलाइन करते हुए इस बात का इंडिकेशन किया कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में इलेक्ट्रो शब्द और होम्योस्टैटिस शब्द ये दोनों ही जो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक शब्दों के आधार पे या वैज्ञानिक परिवेश के आधार पे जो परिभाषाएं बताई जा रही हैं उसको उन्होंने नकारा है। उन्होंने एक शब्द और इस्तेमाल किया कि कुछ लोग होम्योस्टैटिस से इलेक्ट्रोहोमोपैथी को जोड़ करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, जबकि होम्योस्टैटिस 1920 में आई, यानी ये शब्द उनके आधार पर 1920 में आया। मैं उनको बताना चाहूँगा कि JLMC फ्रैकलैंड की 2017 में एक किताब पब्लिश हुई थी USA की, जिसमें स्पष्ट लिखा गया था द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैटिस वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय द क्लैड बर्नेवार्ड इन 1865। यानी क्लैड बर्नार्ड ने 1865 में होम्योस्टैटिस की डिफिनीशन और उसके शब्द का अर्थ बताया था, और ये बात ऑनलाइन है। उन्होंने कहा कि प्रूफ्स के साथ लोगों को बताना चाहिए। यानी होम्योस्टैटिस शब्द की व्याख्या और उस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1865 में किया गया, ना कि 1920 में किया गया। दूसरी बात यह है कि होम्योस्टैटिस की जो डिफिनीशन है, द प्रोसेस बाय व्हिच द बॉडी रिएक्ट चेंज इन द ऑर्डर टू कीप कंडीशन इनसाइड द बॉडी। और अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो होम्योस्टैटिस इज द स्टेट ऑफ स्टडी स्टेट इंटरनल फिजिकल केमिकल मैकेनिज्म, यानी शरीर के अंदर फिजिकल और केमिकल मैकेनिज्म का स्टडी स्टेट में बने रहना ही होम्योस्टैटिस है। अब आइए इलेक्ट्रो शब्द की व्याख्या। इन्होंने मैटी जी के उन लाइनों को उद्धृत किया कि जिसमें मैटी जी ने लिखा है कि ये दवाएं बिजली की तरह तुरंत कार्य करती, इस नाते इन्होंने इलेक्ट्रो शब्द का इस्तेमाल इस आधार पर किया। मैं मान सकता हूं कि मैटी जी ने उस समय इसकी गति को बहुत तेजी से अनुभव किया, इस नाते इसको इलेक्ट्रो शब्द से जोड़ दिया। लेकिन वो तेजी जो उन्होंने तेजी देखी, वो तेजी क्या थी? वो तेजी थी इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियों का जब हम अपने शरीर पर उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर की तंत्रिकाओं में ECF और टिश्यू फ्लूइड दोनों के अंदर उसका जब आदान प्रदान होता है तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ये औषधियाँ त्वरित गति से काम करती हैं। हमने इलेक्ट्रोहोमोपैथी की इलेक्ट्रो शब्द की व्याख्या इसी आधार पर की है कि ये मूल रूप से हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम आयन के जो इलेक्ट्रॉन है, आयनिक मूवमेंट है, उस आधार पर ये हमारे शरीर में 1/300 सेकंड की गति से कार्य करते हैं। और इस नाते मैटी जी के उस त्वरित शब्द को हमने आज के आधुनिक विज्ञान के आधार पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से उसको जोड़ा है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैटी जी के समय में विज्ञान इतने प्रगति पे नहीं था और उन शब्दों की उतनी अधिक व्याख्या नहीं थी, लेकिन क्या हम लीक के फकीर बने रहेंगे या उसी लकीर पर चलना चाहेंगे? मैटी जी ने जो कुछ भी खोज किया, हम उसमें क्या आधुनिक खोजों को जोड़ेंगे नहीं? आधुनिक सिद्धांतों के आधार पर उसकी व्याख्या नहीं करेंगे? क्या जो पहले की किताबें 100 पेज या 50 पेज में थी, आज अगर वो किताबें 500 1000 पेज की छपी तो किस आधार पर छपी? और चिकित्सा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्रतिदिन निरंतर शोध की जरूरत है। आज से 40 साल पहले जब मैं जीव विज्ञान पढ़ रहा था तो इंटरमीडिएट किताब हमारी मात्र 200 या 225 पेज की होती थी, और आज जब मैं स्वयं जीव विज्ञान का प्रवक्ता बना, उसके बाद मैं प्रिंसिपल बना, तो आज वही किताबें हमको 1600, 1700 और 2500 पेज की पढ़ानी पड़ रही हैं, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान में निरंतर खोज होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में खोज उतने त्वरित स्तर पर नहीं है। फिजिक्स के सिद्धांत स्थिर हैं, केमिस्ट्री के एलिमेंट स्थिर हैं, उसके तत्व स्थिर हैं, उनके फार्मूले स्थिर हैं, गैस बनाने की प्रक्रिया स्थिर है। लेकिन जीव विज्ञान में आज हमने आँख में कोई नई चीज़ पाई है तो हम उसको भी लिखते हैं। आज हमने अगर मांसपेशियों में कोई नई गतिविधि देखी तो हम उसको भी किताबों में ला के जोड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई नई गतिविधियाँ आती, कोई नए खोज आते हैं
और अगर चिकित्सा विज्ञान में खोज न हुई होती तो आज जो त्वरित ऑपरेशन वगैरह होते हैं विभिन्न चिकित्सा विज्ञान में, जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं वो जो खोज करती हैं, उन खोज के आधार पे हम ये मान सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान एक व्यापक शोध का विषय है और इस पर हम कहीं भी लकीर के फ़कीर नहीं बने रह सकते। मैटी जी अपना काम करके चले गए, उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया, एक पटरी दिखाई। अब उस पटरी पर ट्रेन हम कितनी स्पीड से बनाएंगे, हम ट्रेन एसी बनाएंगे या ट्रेन हम जनरल डिब्बे का बनाएंगे, हमारी ट्रेन के डिब्बे लोहे के बनेंगे कि लकड़ी के बनेंगे, ये तो हम वर्तमान की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा ना। हम उसी लकीर के फ़कीर बन करके हम उसमें कोई खोज नहीं करना चाहेंगे, हम कोई उसके स्पष्टीकरण नहीं देंगे। और दूसरी चीज़, हमारे विद्वान साथी ने कहा कि मैटी जी ने होम्योपैथी की कमियों को देख करके उन्होंने लिखा कि ये होम्योपैथी का एक विस्तृत रूप है या उसका स्पष्ट विज्ञान है। पहली चीज़ तो मैटी जी ने अपने समय में किसी पुस्तक को रूप दिया नहीं था। उनके जो अनुयायी लोग थे उन्होंने अपनी भाषा में उसको परिष्कृत किया, उसकी अलग अलग भाषाएं दी। गिल्डन की किताब मेरे सामने इस समय रखी और मैं गिल्डन के इस बुक को पढ़ने के बाद मैं सोच रहा था कि आपको इसकी लाइनें उद्धृत करूं। फिर मैंने आपके इस शब्द को बायोकेमिस्ट्री की किताब से भी मुझे कुछ मदद लेनी पड़ी, चूँकि मैं स्वयं चकित रह गया कि होम्योस्टैटिस शब्द आपने 1920 की बात कर दी। फिर मैं फिजियोलॉजी में भी पहुंचा, जहां पर मैंने होम्योस्टैटिस के विभिन्न लेखकों और उनके शोधकर्ताओं के समय का आकलन किया और तब मैंने जाकर के इसको देखा कि 1865 में ही ये शब्द आया था होम्योस्टैटिसिस का। तो होम्योपैथी का स्पष्ट रूप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं ऑर्गन वाइज हैं, ये कहाँ जो है मैटी ने लिखा था। मैटी ने तो इन दवाओं का ऑर्गन वाइज किया नहीं था। ऑर्गन वाइज फार्मूला तो हम लोगों ने अपने समय में इसको परिष्कृत किया कि चूँकि दवाएं 38 ही हैं और 38 दवाओं के साथ ये किस तरीके से कार्य करती, हमको इसके बारे में शोध करना चाहिए। तो हम लोगों ने शोध किया और अभी भी आगे शोध इसमें अपेक्षित है। शोध का विषय कभी समाप्त होने वाला नहीं है, शोध कभी समाप्त होने की परिभाषा में नहीं आता। हाँ, अगर आप सरकार से मान्यता लेने के लिए अपनी बात को साबित करेंगे तो जो बातें आप कह रहे हैं वो तो सीधे सीधे होम्योपैथी वाले उसको उठा लेंगे और वो कहेंगे देखिए इनके लेखक खुद ही बता रहे हैं, इनके विद्वान खुद ही बता रहे हैं कि ये होम्योपैथी का एक परिष्कृत रूप है और उसका स्पष्ट रूप है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। आपने कहा कि इलेक्ट्रो शब्द अगर आयुर्वेद के साथ जोड़ा जाए या यूनानी के साथ जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रो शब्द जोड़ा क्यों जाए। त्वरित शब्द की परिभाषा ना आयुर्वेद के यहाँ है, ना होम्योपैथी में है, ना यूनानी में है। हमने तो उस त्वरित शब्द के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपने शरीर की गतिविधियों पर अपने ईसीएफ और टिश्यू फ्लूइड के अंदर ब्लड और लिम्फ के इलेक्ट्रॉनों को हमने आगे बढ़ने की गति से उसको इलेक्ट्रो शब्द लिया है। होम्योस्टैटिस हमने लिया है चूँकि शरीर हमारी कोशिकाओं से बनता है, कोशिकाओं का समावेश, कोशिकाओं का समस्थापन में बने रहना, उसके फिजियोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज का स्टडी स्टेट में बने रहना ही होम्योस्टैटिस है। तो हमने कौन सा गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, हम कहाँ पर किसी दूसरे विज्ञान को चुरा रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को होम्योपैथी की बैसाखी मानते हैं तो फिर इस नई चिकित्सा विज्ञान की आवश्यकता क्या है। फिर होम्योपैथी के प्रति आप समर्पित भावना से चले जाइए, होम्योपैथी को ही पढ़िए, होम्योपैथी ही मानिए। अगर मैटी जी को होम्योपैथी इतनी पसंद थी तो उन्होंने इस नए चिकित्सा विज्ञान की जरूरत पड़ी क्यों। फिर और उन्हें भी इस बात का पता था कि जब उनके समय में ही होम्योपैथी वाले थे तो वो भी इस बात को समझते रहे होंगे कि इसका विरोध हो सकता है, होम्योपैथी वाले इसका विरोध कर सकते हैं। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी लिया और होम्योपैथी में HOMEO शब्द इस्तेमाल किया गया, होमो और होम्यो के शब्दों में भी अंतर है, दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, दोनों के डिफिनीशन में अंतर है, तो ये कैसे साबित आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो होम्योपैथी का एक स्पष्ट रूप है। कृपया मेरा निवेदन है कि आप रटी रटाई बातों को नहीं, आप थोड़ा सा विज्ञान के जानकार बनिए और विज्ञान के अच्छे लेखकों किताबों का अध्ययन कीजिए और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करने के बाद पुनः आप इलेक्ट्रो और होम्योस्टैटिस शब्द की व्याख्या कीजिए। और अगर इस पर आप कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो मैं पुनः प्रयास करूंगा कि मैं आपके इस बात का जवाब आपको दे सकूं। हालांकि आपने किसी का इंडिकेशन नहीं किया, आपने बायो एनर्जी की बात को गलत साबित किया। मैं स्वयं भी बायो एनर्जी का समर्थन नहीं देता, मैं तो इसको मान के चलता हूँ कि ये प्लांट एंजाइम से, चूँकि कोशिकाओं से निर्मित हम औषधियों का प्रयोग करते हैं और हमारे शरीर की कोशिकाएं भी उसी समरूप हैं, इस नाते ये प्लांट एंजाइम्स के रूप में हमारे बॉडी में आती हैं और इलेक्ट्रो स्टेट के रूप में इनको हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इनको अपने शरीर में यूज करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपके
इस व्याख्या को मैंने भी अपने शब्दों में आप तक पहुंचाया है और मैं इदरीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस वीडियो को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जाए या इसको यूट्यूब पर डाला जाए, जिस माध्यम से भी इस शब्द को लोग समझ सकें। मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक मजबूत शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपनी बात के समर्थन में आप तक पहुंच रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि के काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन चूँकि मैंने इस वीडियो को देखा तो मैं अपनी आदत के मुताबिक, चूँकि मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है और मैं निरंतर स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नई बात आ रही है सामने तो उस पर अपने अध्ययन के आधार पर या विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से मैं उसको एक बार पुनः आप तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपनी बातों को लोग साबित करें पुस्तकों के माध्यम से या उसका उदाहरण दें, तो मैंने इसीलिए सर्च किया। मैंने उनको सन, लेखक, सबका नाम बता दिया कि आप देख लें कि होम्योस्टैटिक्स की डिफिनीशन कब आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।